बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप अगर एक बार तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर एवं क्रमबद्ध होती है। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह होते हैं आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के विकास पे बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वह संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। यानी जो पियाजे महोदय हैं उनके मतलब कह सकते हैं कि जो उनका मतलब एक जो खोज है, जो उनका कह सकते हैं कि अवस्था है, उसमें क्या बताते हैं कि 7 ईयर्स 11 वर्ष के बच्चे में अवस्था क्या होती है। तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, ये पियाजे के अनुसार है। वहीं पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपका है कि वाइगोस्की ने किस अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो वाइगोस्की ने निकटस्थ विकास यानी जेपीडी, जिसको बोलते हैं जेडपीडी, यानी जेडपीडी का उन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक करके इसको नोट करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है आपका कि अधिगम का अर्थ क्या है। यानी अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो था आपका प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है ना, इस पे मैंने एक और वीडियो बना करके मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने एक जानवर के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है ना, जिसको आप जा करके देख लेंगे। अगला आपका है कि थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम क्या है। तो थॉर्नडाइक का जो प्रमुख नियम है वो है प्रभाव का नियम, यानी प्रभाव का जो नियम है वो उनका सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख नियम है। नेक्स्ट आपका है पावलोव का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो पावलोव का जो सिद्धांत है वह कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन। क्या कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। वहीं पर कह रहा है कि स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो कहलाता है क्रियात्मक अनुबंधन। क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुबंधन कहलाता है। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कोहलर किस अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो जो कोहलर है वो सूझ सिद्धांत के प्रवर्तक है, उन्होंने भी एक जानवर पर अध्ययन किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किसने किया था। बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किया था बीने एवं साइमन ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आईक्यू, यानी आईक्यू का सूत्र, यानी जो आईक्यू है, आईक्यू का जो सूत्र है, ठीक है ना, किसने दिया था। तो आईक्यू का जो सूत्र था उसको टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। और वो आईक्यू का जो सूत्र वो क्या है। तो आईक्यू का जो सूत्र है वह है आपका मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100, यानी मानसिक आयु में वास्तविक आयु से डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के आईक्यू लेवल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और इसको दिया था टर्मन ने। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था, इसको टर्मन महोदय ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के विकास का प्रथम विद्यालय, बालक के विकास का प्रथम विद्यालय कौन सा है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक के विकास का प्रथम विद्यालय कौन है या बालक का प्रथम विद्यालय क्या है, यानी बालक सबसे पहले कहाँ से सीखता है। तो वह आपका है परिवार। क्या है, परिवार। ठीक है ना, यानी फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा यानी एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे हर वर्ग के बच्चों का कह सकते हैं कि एक साथ पढ़ाया लिखाया जाता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, यानी हर तरह के बच्चों को एक समान अवसर देना। मतलब कोई विकलांग है चाहे कोई, मतलब हर तरह के बच्चों को एक समान हम एक ही कक्षा में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है, यानी जो प्रेरणा है वह अधिगम को कैसे प्रभावित करती है। तो यह कह रहा है कि अधिगम को गति प्रदान करती है, यानी प्रेरणा अधिगम को क्या करती है, गति प्रदान करके उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका है
सीखने का सर्वोत्तम माध्यम यानी सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा है, तो वह आपका है गतिविधि आधारित परीक्षण। और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे रूसो। कौन थे, रूसो थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हुआ था 2009 में लागू हुआ था, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्राप्त है, यानी आरटीई जो है आपका उसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या प्राप्त है, तो प्राप्त क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी कक्षा LKG से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा आरटीई क्या करता है, प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल के बच्चों का। जैसा कि आपको पता है कि आरटीई का जो नियमानुसार है, जिसमें 6 साल के बच्चों को क्लास 1 में प्रवेश मिलता है, ठीक है ना, और 6 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो आपके प्राइमरी प्री प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं। तो क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए 6 साल चाहिए और कक्षा 8 तक 14 वर्ष की उम्र मतलब होनी चाहिए, ये आरटी के अनुसार है। और इसीलिए क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आरटी से मिलता है। नेक्स्ट आपका है CCE का उद्देश्य क्या है, यानी जो CCE है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सघन विकास का मूल्यांकन। क्या है, सघन विकास का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। किसको माना जाता है, स्टैनली हॉल को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है सीखने का पठार क्या है। देखिए सीखने का जो पठार होता है उसको बोलते हैं अधिगम की गति का रुक जाना। जब बच्चा मतलब क्या कर रहा, सीख रहा था, सीखते सीखते मतलब उसको कहीं पे एक रुकावट आ गई, यानी उसके अधिगम में कहीं से कोई गति नहीं मिल पा रही है, वह रुक गया है, तो उसी को हम बोलते हैं पठार। यानी अधिगम का क्या होना, गति का रुक जाना ही क्या कहलाता है, सीखने का पठार कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी में जो है मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत क्या है, यानी विकास जो है वो सिर से पैर की ओर, यानी सर से पैर की ओर, ठीक है ना। विकास जो होता है वो सर से पैर की ओर, ठीक है ना। ये सर है आपका और ये आपका पैर है, तो ये जो विकास है वो सर से पैर की ओर चलती है, उसी को बोलते हैं मस्तकोद्मुखी। यानी मस्तक मतलब माथा यानी सर, और मुखी मतलब से लेकर के आपको नीचे की तरफ पैर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निकट दूर सिद्धांत क्या बताता है, तो निकट दूर सिद्धांत जो है वो विकास बताता है कि विकास जो है वो केंद्र से बाहर की ओर होती है, यानी विकास जो होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होती है, यह बताता है निकट दूर सिद्धांत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें जो कि है इंपॉर्टेंट, ये भी है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर व्यक्ति में अलग अलग क्या होती है, अलग अलग कह सकते हैं कि काम को करने की क्षमता होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है प्रत्येक बालक का अलग होना है, यानी हर एक बालक क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। उसकी सोच, उसके कार्य करने की क्षमता, हर चीज़ उसके सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक बालक का अलग अलग होना। नेक्स्ट आपका है रचनावाद किससे संबंधित है, तो रचनावाद ज्ञान निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ज्ञान निर्माण से। नेक्स्ट आपका है अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया किसने माना। किसने माना भाई, अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया किसने माना, तो ये विगोस्की ने, यानी वाइगोस्की जिसको बोलते हैं, विगोस्की ने इसको माना था, ठीक है ना। और प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना होता है, यानी IQ लेवल प्रतिभाशाली बालक का कितना होता है, तो 120 से क्या होता है, अधिक, 120 से अधिक होता है, ठीक है ना। 120 से क्या होता है, ये अधिक होता है। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर मंद बुद्धि बालकों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है यहाँ पे कि जो मंद बुद्धि बालक का IQ लेवल कितना होता है, तो 70 से कम होता है, यानी 70 से कम होता है। मंद बुद्धि बालकों का जो IQ लेवल होता है वो 70 से क्या होता है, 70 से कम होता है, ठीक है ना, 70 से कम होता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका है अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो वह है आत्म अनुशासन। अनुशासन का सबसे बढ़िया कह सकते हैं कि प्रकार आपका है आत्म अनुशासन, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है बालक कब सबसे अधिक सीखता है, सक्रिय भागीदारी के समय। जब बालक खुद से अपने मन से किसी भी कह सकते हैं कार्य में जब भाग लेगा ना, तब वह काफ़ी अच्छे से क्या कर पाएगा, सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका सुधार एवं प्रगति। मूल्यांकन का मतलब यही हुआ ना, अगर आप किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोई चीज़, जैसे टीचर क्या करता है, बच्चे की कॉपी चेक करता है एग्जाम में, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य यही होता है कि उसमें सुधार किया जाए और बच्चे की प्रगति पे बात की जाए। यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सुधार करना और प्रगति करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है ना। तो शिक्षण का जो केंद्र बिंदु बालक है, ठीक है ना। शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो आपका बालक है। सृजनात्मकता किसका गुण है? तो सृजनात्मकता जो है वो नवीन विचार उत्पन्न करने का गुण है, ठीक है ना। विकास और बुद्धि में क्या अंतर है? तो देखिए, विकास और बुद्धि में अंतर क्या है कि जो वृद्धि होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी बुद्धि जो है मात्रात्मक है, और विकास जो है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। यानी जो विकास है वो दोनों है, यानी गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, और बुद्धि जो है वो केवल मात्रात्मक है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अधिगम वक्र किससे संबंधित है? तो अधिगम जो वक्र है वह संबंधित है सीखने की प्रगति से, ठीक है ना। बालक की प्रथम भाषा कौन होती है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बेसिक सा क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में। मातृभाषा यानी उसकी माँ की भाषा, ठीक है ना। बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जो भाषा वहाँ बोली जाती है, वही उसका प्रथम भाषा होता है, जिसको बोलते हैं मातृभाषा। प्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रेरणा जो होती है, कह रहा है कि कितने प्रकार की होती हैं, तो कह रहा है कि आंतरिक एवं बाह्य, यानी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है? यानी समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है? तो सभी बच्चों को। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था कि सभी, हर तरह के, हर वर्ग के, हर तरह के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट आपका है, सीखने का सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो सीखने का सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत करके सीखना। अगर कोई बच्चा खुद करके सीख रहा है तो सबसे प्रभावी सिद्धांत माना जाता है। बाल विकास किसका अध्ययन करता है? तो बाल विकास जन्म से किशोरावस्था तक के परिवर्तनों का क्या है? अध्ययन है, ठीक है ना, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का। सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? तो सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? समूह एवं समाज, ठीक है ना, यानी ग्रुप और जो आपका सोसाइटी यानी समाज है वही है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक गुणों का विकास करना। और अगला है, बालक के सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? यानी बालक सीख रहा है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक क्या रोल निभा रहा है यहाँ पे? तो शिक्षक का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो मार्गदर्शक एवं सहायक का रोल होता है। यानी शिक्षक जो है वह बच्चे के सीखने में, यानी बालक के सीखने में एक मार्गदर्शक का काम करता है और एक सहायक का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है? तो अधिगम का जो स्थानांतरण है वह है आपका पूर्व ज्ञान का नए कार्य में उपयोग करना। यानी पहले का जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान का हम उपयोग नए कार्यों में करें, ठीक है ना, यही अधिगम का स्थानांतरण है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई पहले से कोई नॉलेज है, यानी हम बचपन में हमने क्या सीखा, मतलब बाद में, और जब समय के साथ साथ आगे जब हम पढ़ते हैं तो उस ज्ञान का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, वही अधिगम का स्थानांतरण होता है। बाकी यहाँ पे एक बेसिक का क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। यूपी टेट में सीडीपी विषय के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये तो मैं आपको बता दूं, 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे सीडीपी में। पर्यावरण अध्ययन में कुल यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वह आपका है समग्र विकास करना, यानी समग्र विकास करना, ना कि रटाना, ना कि परीक्षा लेना, ना कि अनुशासन बनाना, ठीक है ना। तो पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह समग्र विकास करना होता है। एक चीज और अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में अगर रटना शब्द आया है, परीक्षा लेना शब्द आया है, अनुशासन बनाना शब्द आया है, या फिर दंड देने जैसा कोई अगर शब्द आया हुआ है, यानी ऐसी कोई भी शब्द जिसमें बच्चे के विकास के बारे में हम बात ना करके बच्चे को डराने धमकाने जैसे अगर कोई शब्द आते हैं तो वह बिल्कुल भी ऑप्शन क्या होते हैं? गलत होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह समग्र विकास का क्या करना होगा? समग्र विकास करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में
किस तत्व मतलब कौन सी तत्व होती है, यानी हमारे शरीर में यानी कौन सी मात्रा मतलब सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, सबसे अधिक, तो इसकी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व की होती है? तो ऑक्सीजन की मतलब कह सकते हैं कि जरूरत सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जल का सबसे शुद्धतम, जो सबसे प्योरेस्ट कह सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो आपका है वर्षा का जल। क्या है आपका? वर्षा का जल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। क्या है? बाघ है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका है मोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का मुख्य मतलब प्रमुख कौन होता है? यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो आपका होता है प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है चावल, नींबू, दूध, दाल। तो नींबू है, यानी जितने भी खट्टे चीज होते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके खट्टे चीज होंगे, यानी खट्टे चीजों में कह सकते हैं कि आपका विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना। तो नींबू क्या आपका खट्टा है, तो खट्टे चीजों में आपको विटामिन सी आपको मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ठीक है ना। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है? 21%। ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट इसको नहीं कर सकते। ठीक है ना। किसी किसी किताब में 20.9 आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको राउंड फिगर में 21 मिलेगा। ठीक है ना। तो यह अलग अलग बुक्स में होता है, बट यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके क्या है? राउंड फॉर्म में सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 21% होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि जल का उबलांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मतलब जल कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगेगा? तो बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो जल का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो पूरा खौलने लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा पौधा किसका उत्पादक है? यानी हरा पौधा क्या बनाता है, क्या उत्पन्न करता है? क्या? तो ऑक्सीजन। क्या करता है? ऑक्सीजन। यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के दौरान ही वो क्या करते हैं? जो आपका ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो क्या करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर से लेकर के सन की लाइट को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है रेशम का कीड़ा किससे भोजन प्राप्त करते हैं? यानी रेशम के कीड़े को भोजन कहां से मिलता है? तो रेशम के कीड़े को भोजन मिलता है शहतूत की पत्तियों से। शहतूत एक पौधा होता है। ठीक है ना। आप लोग बचपन में उसके फल को खाए भी होंगे। ठीक है ना। तो शहतूत एक कह सकते हैं कि पौधा है जिसके पत्तों को रेशम का कीड़ा खाकर क्या करता है? कोकून बुनता है, और उसी कोकून से फिर रेशम का क्या बनता है? धागा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन है। ठीक है ना। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है आपका, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है आपका रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी हमारे शरीर में जो खून है वह किनके कारण लाल रंग का होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है ना। इसीलिए हमारे शरीर में अगर खून की कमी होता है तो डॉक्टर कहता है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। ठीक है ना। एनीमिया आपको हो गया है। ठीक है। तो खून की कमी को ही बोलते हैं एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन का कम होना। तो हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा कर सकते हैं कि कारण है जिससे हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है वो रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हमारे शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? यानी हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट कह सकते हैं कौन सा तत्व है? तो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट कह सकते हैं कि तत्व कोई है तो वो दांत का इनेमल, यानी हमारा दांत है। ठीक है ना। दांत वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। यानी पौधों में दो तरह का होता है ना जो परिवहन तंत्र होता है, जाइलम एंड फोलेम होता है। तो जो जाइलम होता है उससे पौधों में क्या होता है? जल का परिवहन होता है। जो फोलेम होता है वो भोजन को मतलब इधर से उधर करता है, लेकिन जाइलम जो होता है वो जल को क्या करता है? परिवहन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यानी नेचुरल कह सकते हैं कि सैटेलाइट क्या है पृथ्वी का? तो वो है आपका चंद्रमा, यानी मून है। ठीक है ना। मून हमारी पृथ्वी का कह सकते हैं कि एक क्या है? वो प्राकृतिक उपग्रह है मून। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है विश्व की सबसे बड़ा स्तनधारी जीव। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, यानी स्तनधारी यानी वह जो सीधे बच्चे जन्म देता है। ठीक है ना। बच्चे जन्म देने वाले जो होते हैं स्तनधारी होते हैं। तो ब्लू व्हेल है। ठीक है ना। ब्लू व्हेल की एक बात बता दें, ब्लू व्हेल का जो दूध होता है उसका कह सकते हैं कि क्वालिटी ये होती है कि वो पानी में घुलनशील नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है जल्दी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए
पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण इन दिए गए ऑप्शंस में से आपका है औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण, यानी आपका अधिक से अधिक कह सकते हैं फैक्ट्रियों का लगाया जाना, यह एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का सही क्रम, यानी फूड चेन का यहाँ पे सही क्रम ढूंढना है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ आपका घास, जिसे टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाता है। तो यह जो क्रम है ना, वह आपके फूड चेन में सही क्रम में है, यानी घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा। इस तरह से यह चेन क्रम में चलता रहता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। और इसी में आपका एक नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन, यानी चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है, मतलब किसने इसको स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट को? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है आपके यूपी टेट के एग्जाम में इससे पहले भी। ठीक है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है, उन्होंने चिपको आंदोलन को क्या किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है ना। इनकी यही कह सकते हैं कि अध्यक्षता में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। चिपको आंदोलन में क्या था? चिपको आंदोलन में जब कोई पेड़ काटने आता था तो लोग क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है ना। और इस तरह से पेड़ों को बचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन जो है आपका लेयर, वह आपके समताप मंडल में, यानी पृथ्वी के धरातल से जो पहला आपका जो मंडल है वो आपका है क्षोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और दूसरा आपका है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल के ऊपरी भाग में आपका ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल का मेन काम क्या है? सन से यानी आने वाली जो अल्ट्रा रेज जो होती है उसको वो रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, और समताप मंडल में ही आपके वायुयान यानी जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण हेतु तरुण भारत संघ नामक संस्था से कौन जुड़े हुए, यानी तरुण भारत संघ से इसमें कौन जुड़ा हुआ है? ठीक है ना। तो इसमें आपके हैं राजेंद्र सिंह। ठीक है ना। राजेंद्र सिंह जो है वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है आपका वो है अशोक का पेड़। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी टेट में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह आपका अशोक है। बाकी आपका नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाला गैंडा है। ठीक है ना, यानी वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये प्रसिद्ध है आपका, एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो आसाम का क्या एक लोक नृत्य है। ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का जो पूर्ण रूप है वो आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? यानी अम्लीय वर्षा जो होता है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, तो एसिड रेन किसके कारण होता है? तो यह होता है आपके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी एसिड रेन में SO2 की मात्रा ज्यादा होती है और वो उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट आपका दिया है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं, यानी ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है ना। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो यह है आपका भाग 9 में। किसमें है? भाग 9। ये भाग 9 में आपका पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? ठीक है ना। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के लिए ये है? तो यहाँ पे है मीथेन, यानी मीथेन गैस के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल से फैलता है? यानी गंदा पानी पीने से, प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड है। टाइफाइड जो है ना वह आपके गंदा पानी पीने से ही क्या होता है? फैलता है। बाकी यहाँ पे एनीमिया है, एनीमिया यानी खून की कमी होता है। टेटनस जो कि जंग लगे हुए लोहे से अगर आपका पैर कटता है या फिर कुछ होता है तो इसमें टेटनस होता है। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया था? तो 10% का जो नियम है पारिस्थितिकी तंत्र में वह दिया था लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तभी इसके पहले मैंने ऊपर बताया था क्षोभ मंडल। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तिब्बत की सांगपो
ठीक है ना। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। किसके नाम जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार आप फिर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जरूर हाईलाइट करके। नेक्स्ट दिया है सौर मंडल का सबसे निकटतम और छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे मतलब कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी है बुध, ठीक है ना। बाकी आपका मंगल जो है वह सूर्य सन पृथ्वी के बाद है, आपका अर्थ के जस्ट बाद है, ठीक। बाकी शुक्र जो है वो आपका दूसरे नंबर का है, शुक्र आपका दूसरे नंबर का है, जो कि सबसे कह सकते हैं कि ब्राइटेस्ट भी है और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि गर्म ग्रह भी आपका शुक्र ही है, ठीक है ना। बाकी शनि है जिसके चारों तरफ कह सकते हैं कि आपका एक रिंग है और सबसे ज्यादा मून वाला मतलब कह सकते हैं कि जो अगर कोई ग्रह है तो आपका शनि, यानी शनि के पास सबसे ज्यादा मतलब ग्रहों की संख्या है, ठीक है। बाकी मंगल जो है उसको हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और जीवन की कल्पना हम मंगल ग्रह पे कर सकते हैं क्योंकि ये गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, यानी पृथ्वी और आपकी जो मंगल है यह गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं जिसमें जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन होता है जिसमें पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में और क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, इसी को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज, यानी मच्छर का ये प्रकार है, मादा एनाफिलीज के काटने से आपका मलेरिया रोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस एक एक करके सब देखते रहिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसकी शुरुआत हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत उन्होंने 2 अक्टूबर की थी, महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है ना। बाकी आपका अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं, फेर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेंगे जरूर। नेक्स्ट आपका है प्लेग। क्या दिया हुआ है? प्लेग जो है वह किस बीमारी के माध्यम से फैलती है? तो प्लेग जो है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलती है। किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई, मतलब आपके पेपर में कुछ शिक्षा शास्त्र भी, पैडोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ईवीएस, ठीक है ना, आपके ईवीएस में यूपी टेट पेपर 1 के ईवीएस में कुछ पैडोलॉजी शिक्षा शास्त्र भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? यानी पर्यावरण अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो सबसे अच्छा तरीका है आपका गतिविधि आधारित शिक्षण। यानी गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वह सबसे अच्छा होता है। व्याख्यान विधि नहीं होता है अच्छा, आपको रटना भी अच्छा नहीं है, और नोट्स लिखवाना यह भी आपका सर्वोत्तम तरीका नहीं है। यानी रटने की तो बात ही मत करिए, रटना जहां भी आएगा काट दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है इसमें जो दूसरा वाला है दिया है कि ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण जिसको बोलते हैं फील्ड ट्रिप, जिसको हम टूर भी बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है, शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। यानी छात्र किताबों के साथ साथ उन चीजों को भी मतलब जान पाए, मतलब उसको जा करके देख पाए अपनी आंखों से, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उस अनुभव को प्राप्त करें जो किताबों में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि ईवीएस का संबंध पाठ्यचर्या में किस विषय समूह से है? तो यह आपका है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से। यानी ईवीएस का जो संबंध है वह साइंस से है, सोशल साइंस से है और इन्वायरमेंटल कह सकते हैं कि आपका स्टडीज से है। नेक्स्ट आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? यानी ईवीएस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस में सब मतलब मूल्यांकन का सही तरीका क्या है? तो वो है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसीई बोलते हैं, सीसीई बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है, क्या है वो कि ईवीएस शिक्षण में एक आदर्श शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? यानी ईवीएस पढ़ाते समय एक सबसे अच्छे शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सबसे अच्छी भूमिका होनी चाहिए मार्गदर्शक एवं सुविधादाता की। यानी एक जो ईवीएस का जो टीचर होगा वह एक मार्गदर्शक का काम करे, सुविधादाता का काम करे, तो सबसे मतलब कह सकते हैं कि आदर्श शिक्षक को कहलाएगा ईवीएस में। तो हिंदी में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यह आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें आपके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा कह सकते हैं 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपका दिया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? है बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको देखते चलिए। तो आपके टोटल जो आपके स्वर हैं वो है आपके 11, यानी 11 आपके स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। दूसरा दिया हुआ है अ से अह तक क्या कहलाते हैं? तो अ से अह तक के जो पूरे के पूरे आपके हैं वो आपको स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि
हिंदी में कुल कितने व्यंजन माने जाते हैं? तो हिंदी में कुल व्यंजन जो माने जाते हैं वो आपका है, जो यहाँ पे दिया है, 6 किस प्रकार का व्यंजन है? तो यह आपका एक संयुक्त यानी संयुक्त प्रकार का व्यंजन है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन जो पूछा है, क का उच्चारण स्थान, यानी क का जो उच्चारण स्थान यानी क को बोलते समय जो ध्वनि निकलती है वो किससे निकलती है? तो वो निकलती है कंठ से। तो इसको आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे, जैसे क वर्ग में, यहाँ पे च वर्ग में, त वर्ग में, ऐसे अलग अलग वर्ग बना हुआ है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी मतलब अक्षर को बोलते समय ध्वनि किससे निकलती है? दंत से निकलती है, ओ से निकलती है, या फिर तालु से निकलती है। ये आप जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घर शब्द में कौन सा लिंग है, यानी घर जो है वह किस लिंग का है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, कोई नहीं है। तो यहां पर जो घर है ना वो आपका पुल्लिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट दिया है, गाय का बहुवचन क्या होगा? तो गाय का जो बहुवचन होगा वो होगा गायें। क्या होगा? गायें होगा, ठीक है ना। काफी मतलब ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बालक का, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पूछा है बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है ना। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा, बालक का जो स्त्रीलिंग बालिका होगा। क्या होगा? बालिका होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो बालक का जो स्त्रीलिंग होगा वो बालिका होगा, ठीक है। राम ने फल खाया, इसमें कर्ता कौन सा है? ठीक है ना। तो कर्ता कौन सा इसमें है? सी, यानी राम है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा है, यानी जो सेंटेंस आपका दिया हुआ राम ने फल खाया, तो राम ने फल खाया में सब्जेक्ट कौन है, यानी कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे राम ही है जो फल खाने का काम कर रहा है, जो काम कर रहा होता है वही करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? तो पुस्तक शब्द जो है ना वह आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसमें पुल्लिंग पे टिक कर देंगे या उभय लिंग कर देंगे, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुस्तक है वो आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जल का पर्यायवाची शब्द है, तो जल का जो पर्यायवाची है वो आपका है नीर, और भी होता है पानी होता है, ठीक है ना। तो और भी आप होगा, आप उसको और देख लेंगे। बाकी कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का जो पर्यायवाची वो आपका नभ है, नभ, गगन, ठीक है ना, ये सब भी होता है। दिन का विलोम शब्द, तो दिन का जो विलोम शब्द होगा रात्रि है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं ये सभी। नेक्स्ट आपका दिया है, अंधकार का विलोम है, तो अंधकार का विलोम आपका क्या है? उजाला, काफी इजी है। राजा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ठीक है ना, तो तत्सम रूप पूछा गया है, तो राजा का तत्सम रूप आपका होगा राजन। क्या होगा? राजन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र का विलोम, ठीक है, कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो मित्र का जो विलोम होगा वह आपका हो जाएगा शत्रु। क्या हो जाएगा? आपका शत्रु होगा, मित्र का शत्रु हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रेंड का एनिमी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आपका दिया है कमल का पर्यायवाची, तो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो आपका पंकज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो पढ़ता है के लिए एक शब्द है, मतलब जो पढ़ता है, नहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो पढ़ता है उसको हम बोलते हैं पाठक, ठीक है ना। जो कभी न मरे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अमर। जो कभी नहीं मरता है वो होता है अमर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, वहां ये दिया है, पूछ रहा है कि राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक है, यानी दोनों के बीच में कौन सा समुच्चय बोधक है? तो यहाँ पर जो है और, यानी राम और श्याम को जोड़ने वाला जो है वह कौन है? आपका और है। तो और क्या? एक समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक वे होते हैं जो किन्हीं दो वर्णों को क्या करते हैं? दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया, विद्यालय में कौन सा समास है? तो विद्यालय में जो समास है वो आपका है तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो समास है वह आपका है तत्पुरुष समास, ठीक है ना, तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यथा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ दिया हुआ है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति यानी यहाँ पे आपका है अव्ययी भाव समास, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, हिमालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? यानी हिमालय जो है वह किस संधि का उदाहरण है? तो हिमालय जो है ना वह आपका उदाहरण है किसका? यह आपका है स्वर संधि का, यानी स्वर संधि का यह उदाहरण है। यानी हिमालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो हिमालय जो है वह आपका स्वर, यानी स्वर संधि का क्या है? आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आई थिंक काफ़ी इजी आपके क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यूपी टेट में क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं और थोड़ा सा टफ भी रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से टफ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्याधन आलय का संधि रूप है। तो विद्याधन आलय का जो संधि रूप है वो आपका विद्यालय, क्या है? विद्यालय है। यहाँ पे मात्राओं का भी बहुत ध्यान दीजिएगा, मात्राएं भी देखते रहिएगा कि कैसे कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिखने में सब एक जैसा लग रहा है, बट पहला वाला जो है उसमें मात्राएं सही है। नेक्स्ट आपका दिया है, कमल शब्द किस भाषा से आया है? तो कमल जो शब्द है, सॉरी कमल नहीं है, कलम, यानी
कलम, ठीक है ना, यानी पेन, पेन की बात कर रहा है। कलम शब्द जो है वह किस भाषा से आया है, तो यह आया है अरबी भाषा से, ठीक है ना, यानी कलम शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया हुआ है। वहीं पर पूछा है किताब शब्द किस भाषा से आया है, जो किताब यानी बुक्स जो है वह अरबी भाषा से आया है, यानी कलम और किताब यह दोनों अरबी भाषा से आए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी है, ठीक है ना। गोदाम के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते रहिए, एक बार देख लेंगे तो डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट आपका दिया कमायनी के रचयिता कौन है, तो कमायनी के जो रचयिता है वो आपके क्या है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। अगला पूछा रश्मरथी के लेखक कौन है, तो रश्मरथी के जो लेखक हैं वह आपके हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, दिनकर है। तो पूरा नाम नहीं देकर के यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, आप उसको देखकर अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जो साकेत के लेखक कौन, यानी साकेत जो है उसको किसने लिखा है, तो साकेत को लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। गिल्लू की रचना किसने किया था, महादेवी वर्मा ने, ठीक। भारत दूरदशा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारत से आपका भारतेंदु, ठीक है ना, भारत दूरदशा भारतेंदु, यानी यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं कि भारत यानी भारतेंदु, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 36 नंबर वाला, भाषा का सबसे छोटा सार्थक रूप क्या है, तो भाषा का सबसे छोटा सार्थक रूप आपका है शब्द, वर्ड है, ठीक है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। दिल्ली कौन सी संज्ञा है, मतलब दिल्ली कौन सी संज्ञा है, तो दिल्ली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुंदर शब्द क्या है, तो सुंदर जो शब्द है ना वह आपका विशेषण यानी विशेषता बताता है किसी चीज की। हम कहेंगे ना कि यह किताब क्या है, बहुत ही सुंदर है, चाहे यह फूल बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। तो हम विशेषता बताने के लिए हम विशेषण का मतलब विशेषण ही विशेषता बताता है, तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो सुंदर शब्द जो है वो विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है वह दौड़ता है, इसमें क्रिया क्या है, तो सिंपल सी बात है, वह दौड़ता है, तो काम कौन सा हो रहा है, यहाँ पे दौड़ने का हो रहा है। तो यहाँ पर जो दौड़ता है ना, यहाँ पे जो दौड़ता है वही आपका यहाँ पे क्रिया है यानी वर्ब है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं कौन सा सर्वनाम है, यानी मैं जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है, तो यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है, यानी धीरे धीरे, यह धीरे धीरे जो शब्द है वो आपका रीतिवाचक है, क्या है, रीतिवाचक आपका विशेषण है। हाथ पर हाथ धरे बैठना, यह मुहावरा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है खाली बैठना, मतलब कोई काम धाम ना हो, यानी खाली बैठने को बोलते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठना। नेक्स्ट आपका है नाक कटना, यानी नाक कटना क्या है, तो नाक कटना आपका है अपमानित होना, ठीक है। 4 चांद लगना, इसका मतलब होता है शोभा बढ़ना, ठीक है ना, शोभा बढ़ाना। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यह जो लोकोक्ति है वह क्या है, तो यह एक सावधानी है, क्या है, एक तरह की सावधानी कह सकते हैं कि मतलब दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, यानी गर्म अगर चीज से कोई जल गया है तो ठंडी चीज को भी मतलब क्या करेगा, वो फूक करके पिएगा, तो एक सावधानी है, मतलब यहाँ पे सतर्कता बरतने वाली बात यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है आपका अभ्यास, यानी अभ्यास करके हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को सीख सकते हैं। भाषा को सीखने का सबसे अच्छा साधन आपका अभ्यास करना है। नेक्स्ट आपका है बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी बालक की भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, वह होती है आपकी स्वाभाविक होती है, यानी बालक की भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वह स्वाभाविक है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया पठन कौशल का उद्देश्य है, तो पठन कौशल का जो उद्देश्य होता है वह अर्थ ग्रहण करना होता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, तो भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, यानी किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप करके देख करके सीखना, यह भाषा शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट कह सकते हैं कि मेथड्स माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वर्ड इज अ नाउन, यानी इन दिए गए जो आपके 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ब्यूटीफुल है, क्विकली है, ऑनेस्टी है और रन है, यानी इन सभी 4 में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका क्या है, नाउन है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑनेस्टी, यानी जो ऑनेस्टी है वही आपका क्या है यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, यानी हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, मतलब उससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है यहाँ पे, तो सैड, जॉयफुल, एंग्री, वीक, तो यहाँ पर जो आपका है जॉयफुल, क्या है, जॉयफुल,
जॉयफुल। जॉयफुल जो है वो आपका सिनोनिम्स है हैप्पी का, यानी हैप्पी मतलब भी खुश होता है और जॉयफुल मतलब भी होता है खुशी मनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे चूज द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट, यानी यहां पर बिलोंग शब्द पूछ रहा है। एंशिएंट यानी अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट यानी एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन का जो अपोजिट क्या होगा वह आपका होगा मॉडर्न यानी आधुनिक, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कि शी और यहाँ पे कर दिया है डैश, यानी सी डैश टू स्कूल एवरी डे, यानी इसको हमें फील करना है, यानी यहाँ पे हम कौन सा कह सकते हैं कि यहाँ पे हम वर्ब भरेंगे, तो एक आपका है गो, एक आपका है गोज, एक आपका है गोइंग, एक आपका है गॉन। तो आपको पता है कि यहाँ पे सी लगा है और टू गोइंग टू द एवरी डे, तो यहाँ पर आपका यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य है उस पर हम क्या लगाते हैं, वर्ब में हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं ना। तो यहां पर जो आपका बी वाला ऑप्शन है गोज है, यानी गोज जो दिया हुआ है यह आपका यहां पर करेक्ट होगा, यानी बी वाला, यानी हम यहां पे क्या भरेंगे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 5 कह रहा है कि विच इज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन होते हैं, यानी वे शब्द जो नाउन के प्लेस पे प्रयोग किए जाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। यानी प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है ना। और सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे ही, सी, इट, ये सब जो होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, राम तो आपका नाउन ही है, बुक नहीं है आपका, यानी ही, यहाँ पर जो ही है वही आपका क्या है, नाउन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है यहां पर कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट आइडेंटिफाई द टेंस। यहां पर पूछ रहा है कि जो सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूरज है वह कहां, ईस्ट में उगता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो आपका राइजेज शब्द यूज किया है, यानी राइजेज लिखा है ना यहाँ पे, तो राइजेज में लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है, और एस लास्ट में किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है। किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर जो आंसर होगा वह आपका होगा प्रेजेंट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, यानी यहां पर जो आपका सही होगा वो होगा आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब वर्ब में क्या लगेगा, जब वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तब जाके कॉन्टिन्यूअस बनेगा। यानी जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, चाहे पास्ट के हो चाहे फ्यूचर के हो, सब में आईएनजी लगता है वर्ब में, ठीक है ना। तो यहां पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही क्या लगाता है, एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे अपोजिट ऑफ ब्रेव इज, यानी ब्रेव का अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपोजिट का, तो अपोजिट क्या होगा ब्रेव का, तो ब्रेव का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका क्राउडली, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। हमको आर्टिकल्स लगाना है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड दी, ए एन और दी, ये आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा इसमें फिल करेंगे, जैसे ये एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, यानी ए दिया है, ए भरने के लिए, बी दिया है ए एन, और सी दिया है द, और डी दिया है नो आर्टिकल्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए एन, यानी ए एन, यहाँ पे एन भरेंगे। क्यों एन भरेंगे, क्योंकि रूल जो कहता है ए एन डी लगाने का, उसमें जो कॉन्सोनेंट होते हैं और जो वॉवेल होते हैं, तो जो वॉवेल आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो जितने वॉवेल होते हैं उन वॉवेल से स्टार्ट होने वाले जितने भी, मतलब कह सकते हैं कि आपके वर्ड होते हैं, उसके पहले हम लगाते हैं एन, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट साउंड वाले जितने भी आपके वर्ड होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं और, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एन लगा रहे हैं, ठीक है ना, ए एन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, तो एडजेक्टिव कौन होता है, एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी क्वालिटी बताते हैं उसके बारे में, ठीक है ना, डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो इसमें आपका ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर आपका जो ब्यूटीफुल शब्द जो है ना वह आपका एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, मतलब चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, सिंपल सा है, चिल्ड्रेन होगा, ठीक है ना, बच्चा का बच्चे हो जाएगा, ठीक है ना, चिल्ड्रेन। और नेक्स्ट आपका है 11 नंबर पे दिया, आई एम रीडिंग अ बुक, दिस इज, यानी मैंने भी पहले बताया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में कि वर्ब में जहां पर आईएनजी लग जाएगा, वर्ब में अगर आईएनजी का यूज हुआ है तो वह कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन यहां पर सब कॉन्टिन्यूअस है। देखिए सब में कॉन्टिन्यू दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट है तो वो तो काट दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में से ही कोई होगा। अब ढूंढना ये है कि हम इसमें से है कौन। तो एक चीज आप देखिए कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो लगा हुआ है एम,
और एम का जो प्रयोग होता है, इज एम आर का जो प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे दिया हुआ है सिनोनिम्स ऑफ बिगिन। तो बिगिन का जो आपका शुरुआत कर रहा है, बिगिन तो शुरुआत करना, ठीक है ना। तो बिगिन का जो आपका सिनोनिम्स होगा यानी मिलता जुलता जो उससे जुड़ा मतलब कर सकते हैं वैसे ही अर्थ देने वाला जो होगा वो होगा आपका स्टार्ट। यानी स्टार्ट मतलब भी क्या होता है? शुरू करना। और बिगिन मतलब भी क्या होता है? शुरू होना। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री, एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री यानी उसका हमें एंटोनिम्स बताना, विलोम बताना है, तो वह आपका होगा डिफीट, ठीक है ना। विक्ट्री मतलब होता है जीतना और डिफीट मतलब हारना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज अ कंजक्शन। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि विच इज अ कंजक्शन, यानी कंजक्शन कौन सा यहाँ पे है? तो कंजक्शन यहाँ पे क्या है? एंड। कंजक्शन कौन होते हैं? जो किसी दो वर्ड को, यानी दो वर्ड या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। जोड़ने का काम करते हैं वही आपके कहलाते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन यहाँ पे क्या है? एंड। जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, ठीक है ना। यू एंड मी, तो यू और मी को एंड क्या कर रहा है? एक साथ जोड़ रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आपके कंजक्शन कहलाते हैं। बाकी यहाँ पे दिया है आपका नेक्स्ट है ही फिनिश हिज वर्क। बीच में हम कौन सा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वर्ब का क्या लगा है? वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। क्या हुआ है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें यूज होता है? यहाँ पर हैज के साथ भी तो होता ही है, हैव के साथ भी होता है, और यहाँ पे हैड के साथ भी होता है। बट हैव कहाँ लगाते हैं? प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ लगाते हैं। और हैड कहाँ लगाते हैं? अगर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है तो उसमें लगाते हैं। और हैविंग तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है यानी हैज, यानी हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हैज लगाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और ये है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट, यानी सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। यानी सी गो टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी गोइंग टू स्कूल, सी गॉन टू स्कूल। तो यहां पर आपका सी गो टू स्कूल ये गलत है, ठीक है ना। सी गोज टू स्कूल ये आपका सही है। गोइंग टू स्कूल नहीं होगा, अगर यहाँ पे सी इज होता तो यहाँ पे सही हो जाता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है कि पास्ट फॉर्म ऑफ राइट। तो राइट का मतलब जो राइट शब्द है, ठीक है ना, राइट जो शब्द है उसका पास्ट में अगर हम कन्वर्ट करें, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो हम राइट को पास्ट में क्या लिखते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए, पहला दिया हुआ है रिटेन, दूसरा दिया है रोट, और इसका दिया है राइटिंग, और फिर दिया है राइट्स। तो यहाँ पर जो इसका पास्ट फॉर्म है वो आपका है रोट, WROTE, यानी जो रोट शब्द है वह आपका राइट का पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि विच इज एन एडवर्ब। इसमें एडवर्ब को विच इज एन एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या है इसमें? स्लो, स्लोली, स्लोनेस, स्लोअर। तो यहां पर जो आपका एडवर्ब है वो आपका है स्लोली। क्या है? स्लोली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनेस्ट टेक्स, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑनेस्ट टेक्स, तो ऑनेस्ट में क्या लगेंगे? सिंपल सी बात है, देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑनेस्ट की। वैसे तो यहाँ पे एस से स्टार्ट हुआ है लेकिन पढ़ते क्या है? इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। जब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो जो साउंड शुरू में रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है? वॉवेल से स्टार्ट हो रही है। ऑनेस्ट यानी वो क्या है? एक वॉवेल है। तो यहाँ पर जो एच है ना वो आपका साइलेंट है। एच क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। पढ़ेंगे इसको ऑनेस्ट यानी ईमानदार जो होता है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि साउंड जो हो रहा है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है ना। इसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, क्योंकि इसको हम क्या समझ लेते हैं? कॉन्सोनेंट समझ के हम ए लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है कि वन हु टीचेस इज अ, वन हु टीचेस इज, मतलब पढ़ाता कौन है भाई? टीचर ही पढ़ाएगा। अगर ट्रीट करने की बात होती है तो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट का, ठीक है ना, इलाज करता है। और खेती बाड़ी का अगर होता है, यहाँ पे फार्मिंग की बात होती है तो फार्मर होता है, ठीक है ना। और ड्राइविंग की बात होती है तो ड्राइवर होता है। तो यहाँ पर टीचर्स की बात आई तो टीचर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा है कि सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका बर्ड है, यानी आसमान में उड़ने का काम कौन कर रहा है? जो काम करता है वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहा है कि अपोजिट ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का अपोजिट क्या होगा? एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार, तो उसका जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना,
ठीक है ना, सिकुड़न मतलब एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है विच इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है यहाँ पे, तो प्रॉपर नाउन इंडिया है, क्योंकि बॉय बॉय तो यहाँ पे क्या है, कॉमन है। सिटी भी आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। रिवर भी क्या है आपका, कॉमन है यहाँ पे। बट इंडिया जो शब्द है वो क्या है, प्रॉपर है, यानी भारत जो देश है वह एक ही है, उसके अलावा और कहीं भारत नहीं है। तो हम प्रॉपर किसी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 24 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई हैव लिव हियर फॉर 5 ईयर, मतलब मैं यहाँ पे 5 सालों से क्या कर रहा हूँ, मतलब रह रहा हूँ, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर रहने की बात हो रही है। तो यहाँ पूछा है टेंस, यहाँ पे टेंस कौन सा है, तो देखिए हैव लगा है, क्या लगा है, हैव लगा हुआ है। देखिए हैव और हैज, हैव और हैज जो होता है वो प्रेजेंट के परफेक्ट में लगता है, किस में लगता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में लगता है, ठीक है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट यानी यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लेकिन यह नहीं होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लिव्ड, हाँ ठीक है, यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर में दिया है, बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट के परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होता तो यहाँ पे लिविंग होता तब हो जाता है, आई हैव लिविंग, आई हैव बीन लिविंग होता तब जाकर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बट यहाँ पर क्या आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है। ओके चलिए, ये मिसप्रिंट रहा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ लार्ज, यानी लार्ज का सिनोनिम्स क्या है, तो लार्ज का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है ह्यूज, क्या होता है, ह्यूज होता है, यानी बड़ा, ठीक है ना, उसके मिलता जुलता। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वह आपका है सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो अब यहाँ पर बीच में क्या बनना है, तो इंटेलिजेंट है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आई से स्टार्ट हुआ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कलेक्टिंग क्या है, टीम, यानी टीम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को मिला करके एक टीम बनती है। जैसे क्रिकेट की टीम होती है तो इसमें प्लेयर्स 11 होते हैं, तो इसी तरह से हर मतलब कह सकते हैं कि गेम का एक अपना टीम होता है, और उस टीम तब बनती है जब एक पर्टिकुलर मतलब लोगों की एक संख्या होती है तब, यानी कलेक्शन होता है तब जाकर के। तो यहाँ पे टीम जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे कह रहा है कि पास्ट पार्टिकल ऑफ गो, गो का पास्ट पार्टिकल क्या होगा, तो चलिए बहुत आसान है, पहला दिया है आपका वेंट, दूसरा दिया है आपका गॉन, फिर दिया है आपका गोइंग, फिर दिया आपका गोज। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे गो का पूछा है तो गो गॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गॉन हो जाएगा, ठीक है ना, गॉन हो जाएगा। जैसे होता है ना गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर जो गॉन है वह आपका यहाँ पे पास्ट क्या है, आपका पार्टिसिपल है, ठीक है ना। एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट पूछा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है, बट यहाँ पर क्या है, पास्ट पूछा है तो यहाँ पे गॉन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जो आप इन्वॉल्वमेंट की स्पेलिंग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, वह आपका सही है, और वह क्या है, ENVIRON, इन्वॉल्वमेंट, MENT, ठीक है ना। 2 बार में इसको पढ़ते हैं, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वह है आपका द बुक इज द टेबल, तो जो बुक है वो कहाँ होगा, ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर होगा। जब किसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट दिया है विच इज प्रीपोजिशन, क्या दिया है, विच इज अ प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है, तो प्रीपोजिशन कौन है यहाँ पे, अंडर, यानी अंडर जो शब्द है यहाँ पे वह आपका है प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट दिया है अपोजिट ऑफ एक्सेप्ट, अपोजिट ऑफ एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का जो अपोजिट है वो आपका है रिजेक्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, और रिजेक्ट मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को मतलब मना कर देना, यानी नकार देना, ठीक है ना, रिजेक्ट कर देना। और अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि दे प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या होगा यहाँ पे, प्लेइंग लगा हुआ पहली बात, तो यहाँ पे ING लगा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आर, क्या लगेगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और ये हो जाएगा आपका क्या, आर लग गया, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर है, और ये क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स ऑफ क्विक, क्विक का सिनोनिम्स क्या होगा, तो क्विक का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका फास्ट, मतलब क्विक का सिनोनिम्स पूछा है, मिलता जुलता पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो क्विक मतलब भी होता है जल्दी, और फास्ट मतलब भी होता है जल्दी या तेज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है विच सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, यानी इसमें से इंट्रोगेटिव को सिंपल सा इंट्रोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क ढूंढिए,
मतलब जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा वही आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा होगा, प्रश्न पूछने वाला कौन है, तो क्वेश्चन मार्क लगे हुए कह सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा वह आपका इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कह रहा है कि प्लूरल ऑफ माउस, माउस का जो प्लूरल होगा वह आपका क्या होगा, मिक होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ आपका 37 नंबर जो क्वेश्चन है, आई डैश माई होमवर्क स्टडी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डू डिड डन डूइंग, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो डिड, ठीक है ना, आई डिड माई होमवर्क स्टडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज अ वर्ब, वर्ब मतलब कौन है इसमें से, इसमें वर्ब कौन है, तो यहाँ पे वर्ब जो है आपका है रन, क्या है, रन है, ठीक है ना, रन मतलब दौड़ना, यानी ये क्रिया है। और यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ रिच, तो यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है, तो रिच मतलब क्या होता है, धनी, तो वेल्दी मतलब भी तो वही होता है, तो वेल्दी नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पुअर, क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, यानी गरीब, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि अ ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड, यानी जो लॉयन है उनके समूह को, यानी कि ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं प्राइड, क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, किसके ग्रुप को, लॉयंस के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, मतलब इसमें किसकी स्पेलिंग सही है, यानी यहाँ पे रिसीव की स्पेलिंग दी हुई है, अब इस रिसीव में से कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है, RECIEVE या फिर RECEIVE, यानी RECEEV या फिर RECEV, तो यहाँ पर जो रिसीव की जो स्पेलिंग होगी वह होगी आपकी RECEIVE, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सिनोनिम्स ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, क्लेवर होगा, क्या होगा, क्लेवर आपका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, ही हैज बीन, यानी हैज बीन लगा है तो प्रेजेंट, ठीक है ना, और बीन लग गया है तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, यानी ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, बीन लगा है तो हैज लगा तो प्रेजेंट, अब बीन लग गया तो परफेक्ट हो गया, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो यानी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यह क्या कहते हैं आपका वाक्य है, सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एंटोनिम्स ऑफ पॉसिबल, यानी पॉसिबल का जो विलोम पूछ रहा है, ठीक है ना, कहते हैं ना पॉसिबल है तो पॉसिबल का क्या होगा, सीधे इम्पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ कॉमन नाउन, यहाँ पे कॉमन नाउन कौन है, दिल्ली तो प्रॉपर है आपका, इंडिया भी प्रॉपर है, टीचर भी क्या है आपका, हाँ टीचर कॉमन, यानी सभी टीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो टीचर्स किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे आपके। और 46 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वाटर इज अ, वाटर क्या है, तो वाटर आपका जो है वह आपका एक मटेरियल है, क्या है, मटेरियल नाउन है, मतलब जितने भी मतलब ये धातु वाली चीज आती है मटेरियल, जैसे आपका ये वुड हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, यह सभी आपके क्या होंगे, यह सब के सब आपके मटेरियल में आएंगे। और नेक्स्ट आपका जी यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही सेंटेंस है, आई डोंट प्ले, आई डजंट प्लेज, ही डजंट प्ले, ही नॉट प्ले, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ही डजंट प्ले, यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका 48 नंबर है, कह रहा है कि अपोजिट ऑफ अर्ली, यानी अर्ली का अपोजिट क्या होगा, तो अर्ली का जो अपोजिट होगा वो आपका होगा लेट, ठीक है ना, अर्ली मतलब क्या होता है जल्दी, और लेट मतलब होता है देरी से, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल का जो सिनोनिम्स होगा वह क्या होगा, अट्रैक्टिव, यानी खूबसूरत, ठीक है ना, अपने तरफ आकर्षित करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इज पावर, हेयर नॉलेज इज मतलब नॉलेज क्या है, मतलब कह रहा है ना कि नॉलेज जो है वो क्या करता है, नॉलेज इज पावर मतलब बहुत शक्ति होता है नॉलेज में, तो कह रहा है कि क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आपके हिसाब से क्या है नॉलेज, तो नॉलेज यहाँ पर जो है वो आपका है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये संस्कृत से जो लोग फॉर्म को फिल किए हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एकोनचत्वारिशत् का अर्थ क्या है, यानी इसका जो मतलब होता है वह होता है 39, क्या होता है 39 होता है, यानी एकोन चत्वारिशत्, यानी इसका मतलब होता है 39 यानी 39 होता है, ठीक है ना।
इसको अच्छे से आप देखते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है कि यहाँ पर जो कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द्वि शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में, यानी द्वि शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के रूप में क्या है, तो प्रथमा विभक्ति के रूप में द्वि शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह आपका है दवे, यानी क्या आपका दवे, ठीक है ना, दवे है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है आपका सही है, ठीक है ना, दवे, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखेंगे, आप देखते चलेंगे कि डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर पूछ रहा है कि ददति किस पुरुष का रूप है, यानी जो ददति शब्द है वो किस पुरुष का रूप है, तो यह जो है वह प्रथम पुरुष का रूप है, ठीक है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि राम वन गच्छति, ठीक है ना, इसमें कर्ता कौन है, तो इसमें कर्ता आपका कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर राम, यानी यहाँ पे जो राम है वह कर्ता है, ठीक है ना, यानी राम बन जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो राम है वह आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन काम वही कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा है कि गच्छति, जो गच्छति है वह धातु का लकार कौन सा है, यानी गच्छति धातु का लकार कौन सा है, तो गच्छति धातु का जो लकार है वह आपका है लट लकार, क्या है लट लकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फलानी, क्या कह रहा है, फलानी किस लिंग का शब्द है, तो जो फलानी है वह आपका किसका है, आप लोग कमेंट करके बताइए किसका है। फलान जो शब्द है वह आपका है नपुंसक लिंग, क्या है नपुंसक लिंग, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह आपका सही है, यानी नपुंसक लिंग का कह सकते हैं कि यह शब्द है कौन सा, फलानी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि बालक शब्द का बहुवचन क्या होगा, यानी बालक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बालक शब्द का जो बहुवचन होगा वह होगा बालका, क्या होगा बालका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि पठ धातु का अर्थ है, यानी पठ का मतलब क्या होता है, तो पठ का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है ना, क्या होता है पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया है नर, क्या दिया है नर का द्विवचन क्या है, तो इसका जो द्विवचन होगा वो होगा आपका नरव, क्या है नरव है, ठीक है नरव। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है विद्या शब्द का लिंग है, यानी विद्या शब्द का लिंग है, तो विद्या शब्द कौन सा लिंग है, तो विद्या जो शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग, ठीक है ना, यह स्त्री शब्द है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें, कह रहा है कि यहाँ पर गुरु शब्द, यानी गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो गुरु शब्द का जो बहुवचन होगा वह आपका होगा गुरुवह, क्या होगा गुरुवह होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने माने जाते हैं, यानी माने जाते हैं वह आपके हैं 30, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है आपका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि अहम सर्वनाम का बहुवचन रूप है, यानी अहम सर्वनाम का बहुवचन रूप क्या है, तो बहुवचन रूप आपका है वयम, यानी अहम का, यानी जो अहम है आपका उसका जो बहुवचन होगा वह होगा आपका वयम, क्या होगा वयम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रामायण में कौन सी विभक्ति है, यानी रामायण में कौन सी विभक्ति है, तो विभक्ति यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे आपकी तृतीय विभक्ति है, ठीक है ना, तृतीय विभक्ति आपके रामायण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग मतलब हुआ है। बाकी यहाँ पे दिया है किम शब्द का प्रकार, मतलब किम जो है वो किम शब्द जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी यहाँ पे सर्वनाम पूछा गया है, तो किम, और लास्ट में आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, तो जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो हमेशा प्रश्न पूछने जैसे शब्दों के लिए होता है, तो यहाँ पर जो किम शब्द है वह आपका प्रश्नवाचक होगा, क्या होगा प्रश्नवाचक यहाँ पर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो जो सत्यमेव जयते है यह आपको मंडूक, यानी मंडूक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना, यह वाला ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय शब्द में समास है, यानी विद्यालय शब्द में जो समास है वह आपका है तत्पुरुष समास, क्या है तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे हरि, यानी हरि शब्द का द्विवचन रूप है, तो हरि शब्द का जो द्विवचन है वो आपका है हरि, क्या है हरि, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, क्या पूछा है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कृष्ण शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वह आपका है कृष्णा, क्या है आपका है वह कृष्णा, किसका कृष्ण शब्द का, ठीक है ना, कृष्ण शब्द का जो रूप है वह आपका है कृष्णा बहुवचन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कि नमः के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, यानी नमः जो लगता हुआ है उसके साथ में कौन सी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर लगती है आपकी चतुर्थी विभक्ति, कौन सी लगती है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसमें कि गजह का बहुवचन है, तो गजह का जो बहुवचन है वो है आपका गजा,
क्या है, गजह का बहुवचन गजा होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है विद्यालय। क्या दिया है, विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, तो विद्यालय में आपका सप्तमी विभक्ति है। कौन सी है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पुस्तकानि का एक वचन रूप है, यानी पुस्तकानि का एक वचन रूप क्या है, तो एक वचन रूप यहाँ पे पुस्तकम भी है और पुस्तकम, यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन अगर ए एंड बी अगर ऐसे करके दिया है तो यहाँ पर इसको आप जरूर लगाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता कौन है भाई, सिंपल सा है, बहुत सभी लोगों को पता है, वाल्मीकि जी हैं। ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि। और नेक्स्ट आपका दिया है गीता, क्या कह रहा है कि गीता किस महाकाव्य का भाग है, यानी गीता जो है वह किस महाकाव्य का भाग है। पहला ऑप्शन दिया है रामायण, दूसरा ऑप्शन दिया है महाभारत, तीसरा दिया है रघुवंश, फिर दिया है कुमार संभव। तो यह जो है आपका वह आपका है महाभारत का, किसका है, महाभारत का है, उपनिषद। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे उपनिषद नहीं, गीता। ठीक है ना, यहाँ पर गीता की बात कर रहे थे हम, तो गीता जो है वो आपका महाभारत का है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है विद। क्या दिया है, विद धातु का अर्थ है, तो विद धातु का जो अर्थ होता है वह होता है जानना। क्या होता है, जानना होता है। और बालिका जो है यहाँ पे कह रहा है कि बालिका शब्द का बहुवचन है, तो बालिका शब्द का जो बहुवचन है वह है बालिका, यानी यहाँ पर केवल 2 बिंदी लग गया है बालिका के आगे। ठीक है ना, यानी बालिका में अगर हम क्या कर दें, लास्ट में जैसे बालिका लिखा हुआ है, बस लास्ट में हम 2 बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि शुभम शब्द का लिंग है, तो शुभम शब्द जो है वह लिंग कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे आपका नपुंसक लिंग है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसा प्रजा, यानी इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। क्या है, उपमा, यानी यहाँ पर राजा का जो उपमा है वो किससे दी जा रही है, प्रजा से, यानी राजा की उपमा दी जा रही है प्रजा से, इसीलिए कहा गया कि जैसा राजा वैसा प्रजा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका लास्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा को हम क्या कहते हैं, देव भाषा। क्या कहते हैं, देव भाषा, यानी देवों की भाषा, यानी ईश्वरों की भाषा बोली जाती है किसको, संस्कृत भाषा को। तो आई थिंक ये सभी काफी इंपॉर्टेंट आपको समझ आए होंगे। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का मैं MCQ आपको लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना, और बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना।